मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल बिल्कुल से कंप्लीट आपका पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आप सभी वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि सभी अपने अपने अंकों की जांच कर पाए। मित्रों, जी हाँ मित्रों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 3 नवंबर 2020 के साइंस पेपर का कंप्लीट आपको प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मिलने वाला है। मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं पर यदि आपने हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मित्रों। तो जहां से जाकर आपको इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मित्रों। तो चलिए, जैसा कि आपका आज का प्रश्न पत्र था साइंस का मित्रों, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि तृतीय सेमेस्टर 2020 तृतीय प्रश्न पत्र आपका साइंस का जो है, तो इसमें हमारी जो श्रृंखला है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें से पहला ही प्रश्न आपका है कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 4 बिल्कुल से। सेकंड प्रश्न पत्र है कुकिंग गैस में एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो देखो, एलपीजी निर्मित होती है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से। ठीक है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में ब्यूटेन दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर भी ब्यूटेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। आपका ब्यूटेन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिजैविकी औषधि है, यानी जो आपकी एंटीबायोटिक औषधि होती है उनमें से, तो आपने अध्ययन भी कराया था, कई बार हमने आपको बताया था कि प्रतिजैविकी औषधियों के नाम आदि, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका पेनिसिलिन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संचारी रोग, यानी संचारी रोग क्या है, एक दूसरे के संचरण के द्वारा फैलते हैं, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हैजा, चेचक आदि ये संचारी रोग हैं, तो आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हो जाएगा। वहीं पर मित्रों, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है, तो यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन किसने कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन जो होती है यानी कार्बन का जो एक क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय एक रूप होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो दो रूप होते हैं, जिसमें आपको बताया था मैंने हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि, और इसमें दोनों को आपको चर्चा में की थी। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आपका कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बेहतर तरीके से कर पाए होंगे मित्रों। वहीं पर आपका सेकंड अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखिए, मैंने परावर्तन के नियम आपको बताया था कि जब कोई प्रकाशीय तरंग यानी एक ही किसी चमकदार सतह पर आती है तो एक ही तल में होती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, साइन आई पर साइन आर होता है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो साइन आई कोण बनेगा, ठीक है, और आर बनेगा, यहाँ आई बनेगा और आर बनेगा, तो ये इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लिख पाएंगे परावर्तन का नियम बेहतर तरीके से, यानी जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक ही माध्यम में आती है और उसी माध्यम में वापस लौट ले आती है, तो यह घटना आपकी परावर्तन कहलाती है। तो आने वाली किरण आपतित और परावर्तित होकर के जाने वाली किरण परावर्तित कोण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवाणु द्वारा फैलने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए, मैंने कई बार जोर देकर आपको बताया कि आपको बेहतर तरीके से प्रत्येक वीडियो में आपको बताया कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले जीवाणु, वायरस आदि के द्वारा कई बार रोग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप काली खांसी लिख पाएंगे। ठीक है, काली खांसी लिख पाए होंगे, आपका कुष्ठ रोग है, हैजा है आदि, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इनको लिख पाए होंगे। तो वहीं पर आपका किस सिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो सबसे पहले सिरा को जान लीजिए, सिरा में क्या होता है, रुधिर के यानी भिन्न भिन्न हमारे जो भिन्न भाग होते हैं शरीर के, उसमें रक्त को संचार करना इस सिरे का कार्य होता है। तो वहीं पर आपका आंसर पल्मोनरी सिरा, यानी क्या है आपकी पल्मोनरी सिरा, एक ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर पल्मोनरी सिरा होगा। वहीं पर आपको पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि पौधों में जो रूट पाई जाती हैं, जड़ पाई जाती हैं, वो दो प्रकार की होते हैं, एक तो मूसला जड़ें, ठीक है, मूसला जड़ें, और दूसरी अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, दूसरी क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट आंसर आपका मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपका है प्रकृति के कठोरतम पदार्थ को नाम लिखिए। तो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ मैंने आपको बताया था, कई बार बताया, हीरा। ठीक है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है मित्रों, तो ये इसके दीर्घ हैं लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल से जवाब देते हैं। तो पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। तो कई करोड़ों वर्षों के जो मृत जीव पेड़ पौधे आदि जब जाते हैं, उनके फलस्वरूप उनके दबाव आदि के कारण ये पेट्रोल यानी कि इसको निर्माण होता है, जिसके कारण इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र यानी वृक्क का आपको चित्र बनाना, ठीक है, वृक्क का चित्र बनाना था, जिसको आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाए हो, कई बार मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहीं पर आपका अगला प्रश्न है कि ऊंट की संरचना मनुष्य जीवन के लिए अनुकूल क्यों है। कि मैंने आपको बताया था कि ऊंट में पाए जाने वाला जो कुबड़ होता है, कई बार जो है विशेष दो कुबड़ वाले भी ऊंट होते हैं, तो जो अपने यानी लगभग एक माह के लिए ये पानी एक ही बार में
अपने स्टोर यानी कुबड़ में स्टोर कर लेता है। वहीं पर इसके पैर जो गद्दीदार होते हैं और इसके जो शरीर का जो टेम्परेचर अनुकूलन होता है वो मरुस्थलीय में होता है, जिसके कारण से इसको मरुस्थल का क्या कहा जाता है, रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है, मरुस्थलीय जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल से क्लियर हो चुका है। वहीं पर मित्रों अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के निम्न बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, अवतल और उत्तल के द्वारा। ठीक है, तो देखिए मैंने उत्तल के द्वारा आपको बताया था कि उत्तल के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। वहीं पर अवतल के द्वारा जब बात की जाएगी तो अवतल के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, कैसा होता है, वास्तविक होगा और आपका सीधा बनेगा। ठीक है, वास्तविक होगा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप इसको भी कर पाएंगे। वहीं पर आपके प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपयोग लिखित है। तो मैंने आपको बताया था जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है वो प्राकृतिक संपदा होती है, जिसमें आपका नवीनकरण ऊर्जा के स्रोत हो तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इस तरह आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। वहीं पर इसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या कार्य करने होने चाहिए वो भी आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे मित्रों। वहीं पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के होने वाली हानियों को आप बेहतर तरीके से, मैंने कई बार हानि और लाभ दोनों को आपको एक्सप्लेन भी किया है मित्रों। वहीं पर आपका यकृत के कार्य लिखिए, तो यानी जो आपका यकृत होता है जिसको आप बेहतर तरीके से इसके कार्य भी अच्छी तरीके से लिख पाएंगे मित्रों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो मित्रों मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे मित्रों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ, तो जो भी आपको अति शीघ्र मिलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको मैथ और एसएसटी का भी पेपर आपको मिलेगा मित्रों। तो नमस्कार मित्रों, आपको पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए